गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रजनी चंदेला आपको साइंस पढ़ाऊंगी और हम आज पढ़ेंगे मानव तंत्र। और मानव तंत्र में भी मेन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। जैसा कि आप पहले पाचन तंत्र तो पढ़ चुके हैं, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। श्वसन क्या है? तो श्वसन क्या है बच्चों? हम क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में बनती है उसे हम बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सांस लेना। तो जब हम श्वसन पढ़ेंगे उससे पहले हमें पूर्व ज्ञान होना चाहिए पाचन का, पाचन क्रिया का। तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हमने पाचन में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हमें वो जरूरी है बताने के लिए। तो पाचन क्या था बच्चों? पाचन क्रिया में क्या हुआ था कि जटिल घटकों का, भोजन के जो जटिल घटक थे उनका सरलीकरण हुआ था और सरलीकृत करके उनको छोटे रूपों में बदला गया था। जैसे कि भोजन के आपको पता है कि मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़ा था भोजन के मुख्य घटकों में कौन था मेन? कार्बोहाइड्रेट। क्या था बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा था हम प्रोटीन। क्या था? प्रोटीन। तीसरा घटक क्या था हमारा? वसा। और उसके बाद विटामिन्स और खनिज लवण और जल। भोजन के इन जटिल घटकों का सरलीकरण हुआ और सरलीकरण होने पर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का सरलीकरण हुआ था ग्लूकोज में। किसमें हुआ था बच्चों? ग्लूकोज में। और प्रोटीन का सरलीकरण हुआ था अमीनो अम्लों में। अमीनो अम्लों में। और वसा का हुआ था वसीय अम्लों में। वसीय अम्लों में। बाकी के ये जो विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं और जल है, ये डायरेक्टली सीधे ही रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जो हमारे जटिल घटक थे उनका कार्बोहाइड्रेट का हमने ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो अम्लों में, वसा का वसीय अम्लों में सरलीकरण किया था। कौन सी क्रिया में किया था? पाचन की क्रिया में। अब ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इनका अवशोषण कौन करता है बच्चों? रक्त। तो ये सभी चीजें कहां पर मिल जाती हैं? रक्त में। कहां मिल जाती है बच्चों? रक्त में। रक्त क्या करता है? इनका परिवहन करता है। परिवहन कहां करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? अंग तंत्रों से, विभिन्न अंग तंत्रों से। और अंग तंत्र किससे बने हैं? विभिन्न अंग से। और विभिन्न अंग किनसे बने हैं? ऊतकों से। किससे बने हैं बच्चों? ऊतकों से। और ऊतक किससे बने होते हैं? कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक। कोशिकाओं का समूह। यानी कि मेन जो हमारी इकाई आती है शरीर की वो है हमारी इकाई कोशिका। तो हम क्या देखते हैं कि रक्त ने जो विभिन्न पोषक तत्वों का अवशोषण किया था, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, जल, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी के सब कहां आ जाते हैं रक्त के द्वारा? कोशिका में। कहां आ जाते हैं बच्चों? कोशिका में। अब कोशिका में आ जाते हैं तो कोशिका में आने के बाद इन विभिन्न पोषक तत्वों का क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्यों होता है ऑक्सीकरण? क्या कारण है कोशिका में इन तत्वों का ऑक्सीकरण होने का? ये कारण है कि इनके ऑक्सीकरण से हमें मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। तो कोशिका में क्या होता है? विभिन्न पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगी? श्वसन से।
तो श्वसन से जो ऑक्सीजन प्राप्त हुई, तो मेनली अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीकरण हुआ था, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ था बच्चों? ग्लूकोज। क्या प्राप्त हुआ? ग्लूकोज। जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। क्या सूत्र है? C6H12O6। किसका सूत्र है बच्चों? ये ग्लूकोज का। ग्लूकोज हमें कार्बोहाइड्रेट के सरलीकरण से प्राप्त हुआ। ये ग्लूकोज कहां चला गया? कोशिकाओं में। अब कोशिकाओं में जाने के बाद क्या होता है कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन भी मिलती है। ये ऑक्सीजन कहां से मिलती है? श्वसन से। कहां से मिलती है? श्वसन से। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण से बच्चों क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिलता है? जल H2O। और क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है बच्चों? ऊर्जा। क्या देखा हमने? ग्लूकोज मिला हमें। कहां से मिला हमें? पाचन की क्रिया से। किसका सरलीकरण था ये? कार्बोहाइड्रेट का। कहां पर आ गया ग्लूकोज? रक्त के द्वारा। कहां आ गया? शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में। शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में आने के बाद ऑक्सीजन कहां से आई? श्वसन तंत्र से, श्वसन क्रिया से। और वो कहां आ गई? वो भी रक्त के द्वारा कोशिकाओं में आ जाती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। और क्या मिलती है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी कि जल और ऊर्जा। तो हम यहां पर देखेंगे C6H12O6 यानी ग्लूकोज, इसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण से मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त में घुल जाती है। यह एक हानिकारक पदार्थ है और इसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। तो यह श्वसन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में बाहर निष्कासित कर दी जाती है। जल रक्त में ही मिल जाता है। जब जल की अधिकता हो जाती है तो उत्सर्जन के द्वारा जल को भी बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब क्या बचती है? ऊर्जा। यह ऊर्जा क्या काम आती है? हमें विभिन्न कार्य करने के काम में आती है। विभिन्न कार्य जैसे कि अभी मैं बोल रही हूं, बोलना, खाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, इन सब सारी जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उनमें क्या काम आती है? ऊर्जा। ये जो ऊर्जा यहां बनी है, जिस प्रकार से रुपया एक मुद्रा है, उसी प्रकार ऊर्जा की भी एक मुद्रा होती है और उस मुद्रा को बोला जाता है ATP। ATP। तो जो भोजन के ऑक्सीकरण से, ये भोजन यानी कि ग्लूकोज, भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त हुई वह मुद्रा के रूप में, ऊर्जा की मुद्रा के रूप में होती है और वह मुद्रा होती है ATP। ATP का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ऊर्जा हमें कार्य में काम आ जाती है वो काम आ जाती है। बाकी की शेष जो ऊर्जा बची रह जाती है वो ATP की फॉर्म में ही बची रहती है। और वो कहां पर इकट्ठी हो जाती है? कोशिका का एक कोशिकांग है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकांग होता है, क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है और जिसके अंदर क्या? ATP के रूप में ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का
शक्ति ग्रह या पावर हाउस भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है वह कहां इकट्ठी होती है? शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस यानी कि कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये एटीपी कहां से प्राप्त हुआ हमें? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? ऑक्सीजन की। यह ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त हुई? श्वसन से। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण हो गया तो क्या बना बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः श्वसन की प्रक्रिया द्वारा शरीर के अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। कहां छोड़ दी जाती है? पर्यावरण के अंदर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्या कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आवश्यक है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ी हमें? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहां से मिली हमें? श्वसन से। और ऑक्सीकरण के बाद क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका दोनों का परिवहन कौन करता है शरीर में? रक्त करता है। रक्त इनको क्या करता है? एक जगह से, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में यानी कि फेफड़ों तक, श्वसन तंत्र तक आगे पहुंचाता है और बाहर निकालने का, लेने का कार्य करता है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों? श्वसन। तो श्वसन क्या हो गया? श्वसन क्या है? विभिन्न गैस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसों का, कौन सी गैसों का? ऑक्सीजन व CO2 का के द्वारा रक्त के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच पर्यावरण के मध्य क्या? गैसों का रक्त के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं और पर्यावरण के मध्य परिवहन, और परिवहन के लिए परिवहन होना क्या कहलाएगा? श्वसन। अब हम देखते हैं कि हमने एक चीज लिख दी, रक्त। तो रक्त क्या डायरेक्ट कर पाता है क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन? नहीं, डायरेक्ट नहीं कर पाता। डायरेक्ट नहीं कर पाता तो कौन सहायता करता है? तो परिवहन के लिए सहायता करता है श्वसन तंत्र। कौन सहायता करता है? श्वसन तंत्र। किस प्रकार सहायता करेगा? देखिए, जो हमारे फेफड़े हैं, सपोज ये फेफड़े हैं और फेफड़े के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है और पतली झिल्ली पर रक्त केशिकाएं, रक्त की पतली पतली नलियां होती हैं। जब रक्त परिवहित होकर फेफड़ों के कांटेक्ट में आता है तो ये पतली केशिकाएं क्या करती हैं कि इस फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे रक्त में परिवहित करती है और रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो वापस यही पतली केशिकाएं क्या करती हैं? फेफड़ों में वापस भेजती हैं। तो क्या हुआ कि रक्त के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पतली नलियों के द्वारा, पतली पतली केशिकाओं के द्वारा, रक्त केशिकाओं के द्वारा कहां पर आ जाती हैं? फेफड़ों में। तो जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं
वो इन पतली केशिकाओं के द्वारा रक्त में मिल जाती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां बनी थी वो रक्त ही परिवहन करके यहां पर लाता है और पतली केशिकाओं द्वारा फेफड़ों में छोड़ दी जाती है। अब बच्चों, ये तो हमने बताया कि ऑक्सीजन किस प्रकार से और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से इनका आदान प्रदान होता है, और इस आदान प्रदान के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र बनाया गया और वह तंत्र है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को डायग्राम से बताऊंगी कि किस प्रकार से श्वसन तंत्र का एक डायग्राम है और किस प्रकार से हमने श्वसन तंत्र को विभिन्न भागों में बांटा है। अगर हम देखें तो श्वसन, आप सभी श्वसन करते हैं, तो आपको तो सबको पता ही होगा कि श्वसन कैसे होता है। तो हमारी नाक है, यानी कि नासिका, इससे हम क्या करेंगे, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी नासिका है, नासिका यानी कि नासा गुहा। अब बीच में तुम क्या देखते हो कि नासा गुहा में दो छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं, और वो छिद्र क्या करते हैं, नासा गुहा को दो भागों में बटी हुई प्रदर्शित करते हैं। जो नासा गुहा है वो दो भागों में कैसे प्रदर्शित होती है, एक पतली हड्डी और एक पतली झिल्ली के द्वारा नासा गुहा दो भागों में बट जाती है। ये नासा गुहा आगे कहां पर जाती है, मुख ग्रसनी में। नासा ग्रसनी से होती हुई कहां जाती है, मुख ग्रसनी में। मुख से भी हम श्वसन क्रिया कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जुकाम लग जाता है, हमारी नाक बंद हो जाती है, हमें श्वसन में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो हम फिर श्वसन कैसे करते हैं, मुख से करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नाक का और मुंह का संबंध आगे कहां पर हो जाता है, ग्रसनी में हो जाता है। कौन सी ग्रसनी में, आगे जाके कंठ ग्रसनी में हो जाता है। तो हम थोड़ा सा इसका डायग्राम से बताएंगे कि बच्चों, जैसे कि ये नाक से आपने, नाक है और नाक में दो श्वसन, नाक के दो छिद्र हैं, नासा छिद्र, और ये हमारी नासिका है। नासिका से ये ऑक्सीजन गैस कहां पर जाती है, आगे जाती है, और ऐसे ही मुख से भी ऑक्सीजन ली जा सकती है और वो भी आगे जाती है, और ये दोनों आगे जाके मुख ग्रसनी में मिल जाती है। आगे हम देखते हैं कि मुख ग्रसनी कंठ ग्रसनी में बदल जाती है और आगे जाके ये कंठ में खुलती है। कंठ में खुलने के बाद बच्चों, अब यहां पर हम देखें तो ये तो क्या हुई, नासिका, और ये क्या हुआ, मुख। क्या देखा आपने, ऑक्सीजन गैस नासिका, नाक से दो छिद्र है नाक में, दो छिद्रों के द्वारा कहां जाती है, नासिका गुहा में, नासिका गुहा में, और यहां पर जो पाई जाती है उस ग्रसनी को बोलते हैं नासा ग्रसनी। क्या बोलेंगे, नासा ग्रसनी। ये तो हम जब नाक से श्वसन करते हैं, नाक से ऑक्सीजन लेते हैं तब। अगर कई बार हम क्या करते हैं, मुख से भी श्वसन करते हैं, तो मुख से ऑक्सीजन गई और यहां पर ये कौन सी ग्रसनी आ जाती है, मुख ग्रसनी। अब बच्चों, आगे जो ग्रसनी कंठ में खुलती है उसे हम कहते हैं कंठ ग्रसनी। पहले आपको डायग्राम से बताना जरूरी है, जिससे आगे मैं इसका विभाजन करके बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आए थे। तो सबसे पहले नासिका, कहां पर खुलती है नाक, नासिका गुहा में, नासिका गुहा नासा ग्रसनी में। इसी प्रकार मुख, मुख ग्रसनी में, मुख ग्रसनी में, और आगे मुख ग्रसनी कंठ ग्रसनी में। अभी थोड़ा सा हम ब्रेक देते हैं, उसके बाद पुनः हाजिर होते हैं।
वापस हाजिर होते हैं हम आपके लिए। अब देखिए, हमने बताई कि नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। अभी जो कंठ ग्रसनी है वो कहां खुलती है? स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र। और इसी स्वर यंत्र को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंठ। अगर आप देखोगे तो ये हमारा गला है, और यहां पर अगर आप पुरुषों के अंदर, नर के अंदर देखोगे तो ये थोड़ा उभरा हुआ होता है, और लेडीज में इतना उभरा हुआ नहीं होता, और ये होता है हमारा स्वर यंत्र यानी कि कंठ। अब देखिए, ये तुम्हें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, और मेरी बोली में भी थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा होगा। तो ये स्वर यंत्र क्या काम करता है बच्चों? स्वर यंत्र हमें स्वर देता है। कैसे स्वर देता है? अगर हम इसको देखें स्वर यंत्र को, तो स्वर यंत्र में 9 उपास्थि होती हैं। कितनी उपास्थि होती है? 9। ठीक है बच्चों। अब आप सोचेंगे कि मैडम ये उपास्थि क्या होती है? जो आपने बता दिया कि 9 उपास्थि हैं, लेकिन उपास्थि है क्या? तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं एक बार आपको उपास्थि के बारे में भी बताना चाहती हूं, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो ज्यादा बेटर है। तो देखो, हड्डियां जानते हो आप, सबने देखी है, हमारी ये हड्डियां हैं, ठीक है, हाथ की, पैर की। तो ये हड्डियां हैं, हड्डियों को बोलते हैं अस्थि। और ये हमारी स्किन है, चमड़ी है, ठीक है, ये हो गई त्वचा। अब अगर हम देखें कि इन दोनों से, एक तो हो गया त्वचा या मांस भी बोल सकते हैं इसे, एक हो गई हड्डी। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इन दोनों से जो मिलकर बनी होती है, वो होती है उपास्थि। अब उपास्थि को आप महसूस भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, फील भी कर सकते हो। कैसे? अगर हम अपने कान के हाथ लगा के देखें तो देखिए, ये हमारा कान है, और किस तरीके से ये मुड़ रहा है। ना तो हमें ये हड्डी जैसा महसूस हो रहा है, ना ही हमें त्वचा जैसा महसूस हो रहा है। तो कैसा महसूस हो रहा है? ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे एक प्लास्टिक हो, कि मुड़ भी रहा है ये, और स्किन जैसा भी लग रहा है, त्वचा जैसा भी लग रहा है। तो त्वचा और अस्थि दोनों से मिलकर बनी होती है उपास्थि। तो यहां पर जो हमारा कंठ है, उसमें जो स्वर यंत्र कहते हैं जिसे हम, वो एक बॉक्स टाइप का होता है, और इसमें 9 उपास्थियां होती हैं। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त भी क्या आती है? ऑक्सीजन अंदर आती है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब ये हवा या ऑक्सीजन आती है तो इन विभिन्न उपास्थियों से क्या होती है? टकराती है, और टकराने पर क्या निकलते हैं? हमारे स्वर निकलते हैं। तो इस तरीके से 9 उपास्थियों के कारण हम बोल पाते हैं, स्वर निकाल पाते हैं, और ये क्या है? हमारा स्वर यंत्र। तो बच्चों, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सेस में, एक्स्ट्रा में इसलिए बताया कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि स्वर यंत्र आखिर है क्या, और किस तरीके से हमारा स्वर निकलता है। तो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा था? श्वसन तंत्र के बारे में बता रहे थे, और हमने देखा नाक से ऑक्सीजन गैस ली जाती है, नासिका गुहा में आती है, नासिका गुहा से नासाग्रसनी में, और इधर से अगर मुख से ली जाती है तो मुख ग्रसनी में, और नासाग्रसनी से भी कहां आती है? मुख ग्रसनी में। मुख ग्रसनी से कहां आती है ऑक्सीजन? कंठ ग्रसनी में, और कंठ ग्रसनी से कहां आती है? स्वर यंत्र में। अब हम एक बात देखेंगे। क्या देखेंगे? कि जो ये स्वर यंत्र है, यहां पर हमने कल पाचन क्रिया पढ़ी थी, पाचन का किया था, तो यहां पर आहार नाल भी निकलता है। तो ये दोनों पैरेलल में चलती हैं नलियां, हमारी श्वास नली भी जाती है और आहार नली भी जाती है। पहले मुख ग्रसनी तक दोनों का संबंध एक ही नली से होता है, लेकिन स्वर यंत्र से पहले एक उपास्थि का, एक लोचदार पेशियों का बना हुआ एक ढक्कन पाया जाता है। उस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। क्या कहेंगे बच्चों? घाटी ढक्कन, या क्या बोलते हैं इसे? एपिग्लोटिस। ये एक स्विच की तरह काम करता है। कैसे स्विच की तरह कैसे काम करता है? जब हम श्वसन क्रिया कर रहे होते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन
स्वर यंत्र में आती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना भी आता है। तो खाना हमारे स्वर यंत्र के अंदर या श्वसन मार्ग के अंदर नहीं जाए, इसके लिए कौन काम करता है? घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। यह एपिग्लोटिस क्या करता है? खाने को, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है कि जब भोजन खा रहे होते हैं तो वो श्वास नली के अंदर नहीं जाए। कई बार आप क्या देखते हो कि खाना खाते खाते आप बोलने लग जाते हो या फिर हंसने लग जाते हो। तो क्या होता है? खाना खाते खाते जो आपका घाटी ढक्कन है उसका कुछ स्विच हल्के से वो क्या होता है? खुलता है और हल्का सा भोजन का कण कहां जाता है? हमारे श्वसन मार्ग में आ जाता है। श्वसन मार्ग में आता है तो क्या होता है? हमें खांसी आती है। खांसी आती है, क्यों खांसी आती है? जिससे हमारा प्रेशर लगता है और प्रेशर लगने से वापस जो भोजन का टुकड़ा या भोजन का हल्का सा छोटा सा कण हमारे श्वसन मार्ग में चला गया था वो वापस प्रेशर के द्वारा बाहर निकल जाए। तो जिसको हम बोलते हैं बच्चों साधारण भाषा में धांस लगना, तो गले में धांस भी लग जाती है। कैसे? कि कई बार हंसते वक्त, बातें करते वक्त जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा छोटा सा भोजन का कण हमारे श्वसन मार्ग में चला जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि बोलते बोलते भोजन का कुछ कण हमारे श्वसन मार्ग में जा सकता है और हमारा श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो सकता है और अवरुद्ध होने के कारण हमारे साथ कोई भी घटना भी घटित हो सकती है। इसीलिए भोजन खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, कंठ ग्रसनी में आ गए। कंठ ग्रसनी के बाद यहां पे हमने आप लोगों को बता दिया घाटी ढक्कन। और घाटी ढक्कन क्या करता है? भोजन को श्वास नली में यानी श्वसन मार्ग में जाने से रोकता है, एक स्विच का काम करता है। अभी जो हमने ये डिस्कशन किया है इतने हिस्से का, ये श्वसन तंत्र का इतना हिस्सा है और इस इतने हिस्से को हम बोलते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र। तो बच्चों मैंने पहले आप लोगों को इसलिए बताया कि हमारे श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशियां। श्वसन के लिए मांसपेशियां। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में आप लोगों को याद भी हो गया होगा साथ के साथ में कि कौन कौन से आते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र में। यहां तक का हिस्सा ऊपरी श्वसन में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा हो गया। इसके बाद हम आपको बताएंगे निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं। तो आप एक बार इसे देख लीजिए वापस। तो बच्चों अब यहां तक का हमारा हो गया ऊपरी श्वसन तंत्र। इसके बाद हम आपने ऊपरी श्वसन तंत्र आप अलग अलग इसको बनाएंगे और याद करेंगे तो आपका श्वसन तंत्र आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले ऊपरी श्वसन तंत्र आपको अलग से समझाया है। अब मैं आपको निचले श्वसन तंत्र के बारे में बताऊंगी, वो हम अलग से ही बताएंगे क्योंकि हमें याद करने में सरल रहेगा और उसके बाद हम पूरा का पूरा श्वसन तंत्र एक साथ बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, मैं पहले एक बार समझाने से पहले, डायग्राम बनाने से पहले आपको एक बार श्वसन तंत्र के भाग ही बता देती हूं। तो श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अगर हम देखें तो अभी हम लोगों ने पढ़ाई था, पहला भाग कौन सा था? ऊपरी श्वसन तंत्र। और बच्चों ये तो मैंने आपको कई बार रिपीट किया, आपको याद भी हो गया होगा। तो बताइए ऊपरी श्वसन तंत्र में पहला कौन सा हिस्सा आया था हमारा? बताइए। नाक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नासिका। उसके बाद बताइए दूसरा भाग कौन सा था? मुख, मुंह।
ठीक है। तो दूसरा था हमारा मुख, ठीक है बच्चों। तीसरा जो नासिका है, वो नासिका ग्रसनी निकलती है कहां से? नासिका से। तो इसमें नासिका ग्रसनी भी आती है। तो हम इसको नासिका ग्रसनी को हम ग्रसनी के अलग अलग भाग करके बताएंगे आप लोगों को। तो हम ये बता देते हैं, पहला भाग होता है हमारा नासिका, दूसरा मुख और तीसरा भाग है हमारा ग्रसनी। और ग्रसनी को कितने भागों में बांटा बच्चों? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 में। कौन कौन सा था? मैंने बताया था आप लोगों को, नासिका ग्रसनी पढ़ा था ना अभी आपने। कौन सी ग्रसनी थी? नासिका ग्रसनी। और दूसरी ग्रसनी कौन सी थी बच्चों बताइए? पढ़ी थी भी आपने, देखिए मुख। तो मुख से जो निकलेगी वो कौन सी होगी? मुख ग्रसनी, ठीक है बच्चों। और तीसरी ग्रसनी और थी, आपने देखा था चित्र में। अगर आपने चित्र बनाया हो तो देखिए अपनी कॉपी के अंदर। तीसरी ग्रसनी का नाम क्या था? कंठ ग्रसनी। क्या नाम था? कंठ ग्रसनी। आ गई याद आपको? कौन कौन सी थी ग्रसनी? नासिका ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो ये हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र का पहला भाग था नासिका, दूसरा था मुख, तीसरा था ग्रसनी। और ग्रसनी भी कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है बच्चों। आगे अगर हम देखें तो चौथा भाग आता है हमारा स्वर यंत्र। कौन सा भाग आता है बच्चों? स्वर यंत्र या कंठ। अब मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों को ऊपरी श्वसन तंत्र बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। वंस अगेन रिपीट करते हैं हम। ऊपरी श्वसन तंत्र 4 हिस्से हैं इसके, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। श्वसन तंत्र था बच्चों, श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला भाग कौन सा हो गया हमारा? ऊपरी श्वसन तंत्र। अब अगर हम इसका दूसरा भाग देखें श्वसन तंत्र का, तो हमारा दूसरा भाग आता है निचला श्वसन तंत्र, ठीक है बच्चों। जब स्वर यंत्र तक हमने पढ़ा था, अब स्वर यंत्र के बाद आगे आती है श्वास नली। क्या आती है? श्वास नली। अब ये बाकी का आगे हम कल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। कल हमारी पुनः क्लास होगी आपके सामने और तब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र का दूसरा भाग निचला श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र का ही तीसरा भाग श्वसन मांसपेशियां। तो आप लोगों के लिए आज का काम क्या काम है बच्चों? आज आपका आपको ऊपरी श्वसन तंत्र याद करना है चित्र के साथ। और मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले कि हमारे पाचन तंत्र का श्वसन तंत्र से क्या रिलेशन था, वह भी आपको याद करना है। और आगे जब मैं आऊं तो आप लोगों को ये सारी बातें याद हो, जिससे हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशियां, ठीक है बच्चों।